देखिए, आज इस चैप्टर को मैं ओवर कराने वाली हूँ। अदिति शायद आपकी फर्स्ट क्लास है, बट ऐसा कुछ नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा। फिर भी अगर दिक्कत हो तो पूछ लेंगे मेरे से। लीव कर गई है क्या? आकांक्षा, आयशा, आलिया, आयुषी, कश्यप, निकेत, रोशनी और बीना। मैम वो मेरा ही था। किसका था? अनुप्रिया। अच्छा, अनुप्रिया आप ही का दूसरा नंबर था वो? हाँ वो मेरी बहन का था, वही लगाई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा वो बता दिया। तो मैं सोचती कोई न्यू स्टूडेंट है। देखिए, आज इस चैप्टर को ओवर कराने वाली हूँ। स्पीड के साथ चलेंगे हम लोग और बहुत सारी चीजें रिवाइज होंगी, बहुत सारी चीजें आप न्यू सीखेंगे। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आसान है सारी चीजें, तो आप इजीली समझते जाएंगे। सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट किया हम लोगों ने, उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन से। ठीक है, आज डेट है 13/4/2021 और यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिप्रोडक्शन। और आप मोस्टली बुक्स में देखेंगे रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग यही डेफिनेशन लिखा होता है कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। कोई ऐसा तो बोलेगा नहीं केमिकल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है, ऐसा तो आप मोस्टली लिखा हुआ देखेंगे, लिखा रहता है रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। स्पीड बिल्कुल मेरे साथ साथ लिखना है सारे बच्चों को। पहले मैंने, कोई नहीं बोलेगा मैडम पहले वाला पेज कीजिए बाद वाला पेज कीजिए, पहले वार्निंग दे दी है मैंने। हाँ हाँ, मेरे साथ साथ लिखेंगे, कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा पहले वाला पेज कर दीजिए बाद वाला पेज कर दीजिए। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है मैं साथ में आपको ब्लैक बोर्ड पे भी दिख रहा है, डिक्टेट भी कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पे मैंने बोला रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है ये? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है ये? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इन विच एन ऑर्गेनिज्म क्या करता है? गिव्स राइज टू ऑर्गेनिजम्स। कैसे होते हैं वो? सिमिलर टू इटसेल्फ, सिमिलर टू इटसेल्फ। अब जैसे ही आपको यहाँ पे बात बोल रहा है सिमिलर टू इटसेल्फ, इसका मतलब है इसके अंदर कहानी छिपी हुई है कि वो कैसे होने चाहिए, सेम स्पीशीज के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सेम स्पीशीज के होने चाहिए। जब तक मैं समझाऊंगी सबका लिखा हुआ हो जाएगा। इधर देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं किसी दूसरे प्लेनेट से लाके मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, ऐसा मोस्टली किताबों में लिखा जाता है। बट ये डेफिनेशन कहाँ से आया? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, अब जो ऑफस्प्रिंग है उसकी खासियत क्या होती है कि उसके पास एक साइकिल होता है जिसमें वो ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, फिर उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये सारा साइकिल वो क्या करता है? शो करता है अपनी पूरी लाइफ। देखिए ये यहाँ पे जिक्र कर रहा है चैप्टर 5 का। व्हाट इज चैप्टर 5? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दैट इज, व्हाट इज दिस? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? रिप्रोडक्शन के साथ है, उसके लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन वाले पेज में। ठीक है, और हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये हमें वो चैप्टर पढ़ाएगा, चैप्टर 5 पढ़ाएगा। ठीक है, फिर हम लोग जब आगे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो ये पहला आपको यहाँ पे बताता है कि आखिर पूरे नेचर में कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, कैसे अपनी बॉडी की इंटरनल फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हैं, और बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स भी हैं जो इसके रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलेंगे हमें ये स्टेटमेंट समझ नहीं आया, ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है कि मैडम क्या बोल रहा है ये इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर काम देता है। कुछ फिशेस का एग्जांपल आपको याद है जो रहती है मेरीन वाटर में, बट स्पॉनिंग के लिए एग लेइंग में फ्रेश एग लेइंग के लिए फ्रेश वाटर में जाती हैं। तो इसका मतलब है कि जो फैक्टर्स है वो भी क्या करते हैं? इस प्रोसेस को अफेक्ट करने का काम करते हैं।
जब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई ऑफस्प्रिंग एक सिंगल पेरेंट से बर्थ करता है बिना किसी दूसरे गेमेट के इन्वॉल्वमेंट के, उसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये रिवीजन है। और जो लाइन मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आपके सबके सामने एनसीईआरटी की किताब है, आपको भी बस उतना ही मार्क करना है, ठीक है। इट्स द डेफिनेशन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है ये? डेफिनेशन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आपने कहाँ लिखा है इसको मेरी क्लास में? सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस वाले टेबल में, राइट, ठीक है। When two parents opposite sex लिख दिया, मतलब there is the involvement of two different types of gametes, दो टाइप के गेमेट वहां पे चाहिए। वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में जब इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं और मेल और फीमेल गेमेट के फ्यूजन से क्या होता है, एक जाइगोट से एक ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें कुछ नया नहीं, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे फॉर्म्स पढ़े थे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खासियत क्या है? ये क्लोन बनाने का काम करता है। The term clone is copyrighted to the asexual mode of reproduction, not concerned with the sexual reproduction. क्लोन टर्म जो है इसका रिश्ता नाता सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारी साइंस है, बहुत बायोटेक्नोलॉजी का बहुत सारा मशीनरी है जो इसके ऊपर आगे जाके डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये क्या है? ये यीस्ट है। व्हाट इज दिस? यीस्ट है ये। व्हाट इज यीस्ट? यूनिसेलुलर फंजाई। आगे जाके मैंने आपको एक पीडीएफ लगाया था पिछली क्लास में, थोड़ा सा पोर्शन कट करके, चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का। उस चैप्टर में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था, उसका 6 बार नाम आएगा, 6 टाइम्स नेम आएगा। अल्कोहल प्रोडक्शन कराना है, कौन चाहिए? यीस्ट चाहिए, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी चाहिए। बेकरी इंडस्ट्री को क्या चाहिए? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे वर्क में, फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं, जिसकी वजह से इसको बताना जरूरी हो जाता है कि ये अपना नंबर बड फॉर्मेशन के थ्रू बढ़ाते हैं, ठीक है। जब हम लोग अमीबा को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको? अमीबा को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। अमीबा इंक्रीजेस इट्स नंबर बाय द मोड ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब टू, फिजन मतलब टूटना। जहां पे एक अमीबा जो है 1 और 2 पार्ट्स में टूटता है और इस तरीके से ये अपने नंबर को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये ज्यादातर कॉमन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करें, ये ज्यादातर कॉमन होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में। कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। सिंपलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कॉमन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स। आपने 5 किंगडम पढ़ा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लैंटियन, एनिमेलिया, जिसमें से यहाँ पे बात की जा रही है मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। जहां पे माइटोसिस के द्वारा ये क्या करते हैं, नो इंडिविजुअल्स को बनाते हैं। 5 स्टार क्वेश्चन है ये। कैसे बनाते हैं ये अपने नंबर को? कैसे बढ़ाते हैं? माइटोसिस के थ्रू बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? माइटोसिस। व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस क्या है? वो सेल के जेनेटिक मेकअप को, किसी भी चीज को कोई छेड़छाड़, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। आपकी कोई उंगली कट गई, कई बार मैंने एग्जांपल दिया है, हम लोगों को देख के कई बार पता भी नहीं चलता, पता नहीं कहाँ पे कट हुआ था। रीजन क्या है? वहां पे माइटोसिस हो रहा था। जहां पे सेल का ग्रोथ है, रिपेयरिंग है, डेवलपमेंट है, वहां पे कौन सा टाइप का सेल डिवीजन लगेगा? माइटोसिस लगेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, thus in these organisms cell division is itself a mode of reproduction। 11th क्लास में एक लाइन लिखी हुई है कि जब असेक्सुअली कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, वहां पे हमें समझ नहीं आता कि हम उसको ग्रोथ बोले या रिप्रोडक्शन बोले। याद आया? द लिविंग वर्ल्ड में एक लाइन लिखी है, हाँ, बहुत उम्दा लाइन है, जहां पे वो बोलता है कि यहाँ हमें समझ नहीं आ रहा कि कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपना सेल डिवीजन कर रहा है, अपने नंबर को, सेल डिवीजन बेचारा यूनिसेलुलर है। क्या है? यूनिसेलुलर है, ठीक है। और वहां पे सेल डिवीजन, जैसे ही 2 सेल बना तो उसका नंबर भी तो बढ़ गया। बात समझ आई जो बोला मैंने? मान लीजिए कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक रफ वर्क समझिए। मान लीजिए कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ये सेल डिवीजन करके क्या हुआ, इसने अपना नंबर बढ़ाया। क्या बोले इसको? ग्रोथ बोले या रिप्रोडक्शन बोले? क्या हो गया यहाँ पे? इक्विवेलेंट हो गया। क्या हो गया? इक्विवेलेंट हो गया। ये 11th क्लास में द लिविंग वर्ल्ड में आपको लिखा हुआ है। इस पेज में किसी को कोई दिक्कत? यस और नो? आगे बढ़े? यस मैम। इसमें कोई डाउट? ठीक है।
चलिए आगे मैम चलते हैं। मैम हाँ बोलिए बोलिए, मैम मेरे में तो नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? माई टू क्या यही सेल डिवाइडेड इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल लिख दिया है। कहाँ की बात बोल रहे हैं बिना बताइए तो? माई टू जैसे नहीं। कहाँ की बात बोल रहे हैं, मैम क्लियरली बोलिए। ये लिखा है ना, टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, वहां पे। मैम माइटोसिस नहीं लिखा हुआ किसी किसी बुक में। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये पीडीएफ है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखा है, समझ आ रहा है ना? मतलब होता है ये बुक्स में कहीं पे कुछ होगा, कुछ मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है स्टेटमेंट में, उसकी बात ये कर रही है। हाँ चलिए आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं। ये देख के आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा थोड़ा सा, बिकॉज आपका समझा हुआ है। ठीक है, पेनिसिलियम के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि इससे ज्यादा मैंने आपको बता रखा है, बट जो नहीं बताया है वो मैं बताने जा रही हूँ। राइट, जो नहीं बताया है वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। देखिए अब ये पेनिसिलियम है और इट इंक्रीजेस इट्स नंबर विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? याद हो गया सबको, रटा हुआ है। इससे मच 100 गुना ज्यादा मैंने आपको बता रखा है पेनिसिलियम के बारे में। ठीक है, पूरा नोट मैंने आपको पढ़ाया है पिछली क्लास में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्पॉन्जेस के अंदर जेम्यूल्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं इसके अंदर? जेम्यूल्स फॉर्म होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इसके नंबर को इंक्रीज कराने में हेल्प करते हैं। यही पूछा जाएगा आपसे, सिर्फ एक वर्ड पूछा जाता है, उससे कैच किया जाता है कि बच्चे को याद है या नहीं याद है। इसकी फोटो अलग से मैंने आपको लगाई थी कि हाउ हाइड्रा इंक्रीजेस इट्स नंबर। हाइड्रा इंक्रीजेस इट्स नंबर बाय द बड फॉर्मेशन। ये बड फॉर्मेशन के थ्रू जब यही हाइड्रा क्या होगा, डिटैचमेंट के बाद ये दूसरे हाइड्रा को फॉर्म करने का काम करता है। क्या करता है ये? डिटैचमेंट के बाद ये दूसरे हाइड्रा को फॉर्म करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी आपको पता है। हाँ एक चीज यहाँ पे रह रही थी, क्लेमाइडोमोनास काफी क्या है, बहुत कॉमन है। क्लेमाइडोमोनास 11th क्लास में खूब नाम सुना होगा आपने। इसके अंदर ज़ूस्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? ZOOSPORES, ज़ूस्पोर्स। ये अपना नंबर कैसे बढ़ाता है? ज़ूस्पोर्स के थ्रू ये अपने नंबर को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर एक क्विक रिवीजन की बात करें हम लोग, अगर हम लोग क्या करें, क्विक रिवीजन की बात करें, डायग्राम वाइज जितना है अगर हम यहाँ पे चिपका दें उसको। ठीक है, तो अगर हम लोग क्लेमाइडोमोनास की बात करें, किसकी बात करें? क्लेमाइडोमोनास। इट इंक्रीजेस इट्स नंबर बाय द फॉर्मेशन ऑफ ज़ूस्पोर्स। ठीक है, बी डायग्राम है पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम, it increases its number by the formation of conidia, right? याद हो गया सबको? कितनी बार पूछा गया, काउंटिंग नहीं है इन सब की। ठीक है, फिर हम लोग किसकी बात करते हैं? इधर ऑर्गेनिज्म लिखते हैं तो ऑर्गेनिज्म ही रहने देते हैं। हाइड्रा की बात करें, यीस्ट की बात करें, यस बड फॉर्मेशन, बड फॉर्मेशन के थ्रू करते हैं। स्पॉन्जेस की बात करें, किसकी बात करें? स्पॉन्जेस की। यस, जेम्यूल्स फॉर्मेशन के थ्रू ये अपने नंबर को इंक्रीज करने का काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं किसको? ठीक है, अब यहाँ पे वापस फिर से ये फटाफट क्या कर रहा है, इंट्रोडक्शन देके आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इट्स चैप्टर 1, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का है। नीट में कहाँ से कब कैसे किधर से क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी कोई गारंटी नहीं, बोर्ड में 1 नंबर का। आगे देखिए, बाइनरी फिजन आपको पता है, जहां पे एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अपने सेल डिवीजन के द्वारा 2 हाफ में बंटता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है आपके पास अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम ये दोनों अपना कैसे नंबर बढ़ाते हैं? बाइनरी फिजन के द्वारा। अब यहाँ पे यीस्ट की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? यीस्ट की बात करते हैं। ठीक है, यीस्ट जो है
यहाँ पे अब आपको दिख रहा है ना, जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में, पता नहीं वो डायग्राम है या नहीं, मैं देख लेती हूँ एक बार। जो बडिंग होता है, या अगर इसी बुक की बात करें तो वो अनइक्वल होता है, इक्वल है क्या? अब यहाँ पे ये जो बड फॉर्मेशन कर रहा है तो ये नीचे वाले के बराबर है क्या? नहीं ना, तो ये अनइक्वल इसके लिए शब्द यूज किया जा रहा है। क्या बोल रहा है ये? अनइक्वल बोल रहा है, ठीक है। और बड प्रोड्यूस करता है जो कि आगे जाके बॉडी से डिटैच होने के बाद दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाने का काम करता है। अब ये 5 स्टार क्वेश्चन है जो मैं बार बार रिपीट करके बता रही थी आपको। अगर अमीबा को आप अनफेवरेबल कंडीशन दीजिएगा, ठीक है, और इसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग और सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, इस घटना को हम लोग इंसिस्टेशन, या कई टीचर्स इसको इंसाइस्टेशन बोलते हैं। क्या बोला मैंने हिंदी में अगर मैं समझाऊं? जब अमीबा को आप अनफेवरेबल कंडीशन दीजिएगा तो ये अपने चारों तरफ, ठीक है, ये क्या करता है, 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग को सिक्रीट करने का काम करता है। मतलब एक कवरिंग, कवर बना लेता है बाहर से, सुरक्षा कवच बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी भाषा में ये क्या बनाता है, सिस्ट बनाता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन या इंसाइस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक स्पेशल 5 स्टार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक टर्म है ENCYSTATION। बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के निकल जाता है, बोर्ड का भी एग्जाम दे देता है, बट जब आप उससे पूछिएगा तो वो आपको बोलेगा कि नहीं मैंने पढ़ा ही नहीं किताब में इसको कहीं पे। ध्यान से देखिएगा तो हर कुछ मिलता है आपको एनसीईआरटी किताब में, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेशली क्या है, द स्पेसिफिक फेनोमेना, द स्पेसिफिक फेनोमेना of formation of 3-layered hard covering, 3-layered hard covering or cyst around amoeba during अनफेवरेबल कंडीशन। आसान हो गया। जब इसको बेचारे को कैसा मिलेगा, अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, उसमें ये अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये अपने आप कलर चेंज करता है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन लिख लेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ paramecium increases its number? Yes, very good. Increases its number. क्योंकि अमीबा का सबको याद रहता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इससे मैंने इसका पूछा अलग से। दोनों कॉपी साथ में रखेंगे सामने, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है अभी तक, आगे चलते हैं, मतलब बैक में चलते हैं फिर से, अभी बहुत काम बाकी है आगे जाके। चलिए, इस पेज में कोई डाउट किसी को? नहीं, याद हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, सबसे ज्यादा इसमें से नित में क्या पूछा जाता है, इंसिस्टेशन पूछा जाता है, ठीक है। एक और छोटी सी चीज है यहाँ पे, आप लोग सब समझ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। तो एक छोटा सा फेनोमेना यहाँ पे और पूछा जाता है आप लोगों से कि अब फिर क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन जब उसको मिलेगा वापस से, जब उसको क्या हुआ, फेवरेबल कंडीशन जब आप उसको वापस से दे दीजिएगा, तो जो इंसिस्टेड अमीबा था ये अपने आप को कैसे डिवाइड कराता है, मल्टीपल फीजन से, और बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा को बनाने का काम करता है।
और जो छोटे छोटे अमीबा मल्टीपल फिजन के द्वारा बनते हैं उनका दूसरा नाम है स्यूडोपोडियोस्पोर्स। देखिए इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मैं एक चीज आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर करता हूँ वर्क के थ्रू। देखिए अगर मैंने यहाँ पे एक अमीबा बनाया, देखिए एक मिनट देखिए ना, अभी ये क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, व्हाट इज दिस, जल्दी बोलिए क्या है ये? बाइनरी फिजन है। क्या है? बाइनरी फिजन है। इंसेस्टेशन में मैंने आपको बताया कि यही अमीबा क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ एक 3 लेयर्ड सिस्ट बना के बैठ रहा है। क्या बना रहा है? सिस्ट बना रहा है। कब बना रहा है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। कब बना रहा है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। वापस से जब इसको आप फेवरेबल कंडीशन दीजिएगा, क्या दीजिएगा? वापस से जब आप इसको फेवरेबल कंडीशन दीजिएगा तब क्या होता है, ये ढेर सारे छोटे 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 अमीबा को बनाने का काम करता है। बहुत सारे माइन्यूट अमीबा, साफ साफ लिख रहा है ये क्या बनाने का काम करता है? माइन्यूट अमीबा को बनाने का काम करता है। क्या बनाने का काम करता है? माइन्यूट अमीबा को बनाने का काम करता है। उसको हम लोग स्यूडोपोडियोस्पोर्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सारे, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सब को हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स। इस वाले को नहीं बोलते हैं, जो अमीबा बाइनरी फिजन के द्वारा बनता है उसको नहीं बोलते हैं। फर्क समझ आया? फर्क समझ आया? जब मल्टीपल फिजन की घटना हो रही है उससे जो ये सारे टाइनी अमीबा फॉर्म हुए हैं उनको हम लोग स्यूडोपोडियोस्पोर्स बोलेंगे, बट इनको नहीं बोलेंगे। सबको समझ आई ये बात? उधर से रिप्लाई कीजिए। यस सारे मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छी बात है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडियोस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये 5 स्टार क्वेश्चन अपने आप में। यस, स्यूडोपोडियोस्पोर्स। स्यूडोपोडियोस्पोर्स। What do you understand by pseudopodospores? How these structures are formed? आगे चले, आगे समझाऊं मैं? चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या है, एक अनदर थिंग है, वो है and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoebae. इसके जो स्पोर्स हैं, अमीबा का प्लूरल अमीबी होता है। जब हम AMOEBA लिख रहे हैं, एक अमीबा, अमीबी कर रहे हैं मतलब बहुत सारे अमीबा। ठीक है, इस फेनोमेना को हम लोग स्पोरुलेशन कहते हैं। अगर आप बोलेंगे नहीं हमें थोड़ा टफ लग रहा है, ठीक है, तो स्पोर बनने की घटना को स्पोरुलेशन बोलते हैं। आप क्लियर है? ठीक है, यही जब क्या कर रहा है, स्पोर फॉर्मेशन कर रहा है, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज स्पोरुलेशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्यूडोपोडियोस्पोर्स एंड स्पोर्स? स्यूडोपोडियोस्पोर्स एंड स्पोर्स। तो यहाँ पे जो सिस्ट है उसके ब्रस्ट करने के बाद जो स्पोर्स फॉर्म हुए ना सबसे पहले सराउंडिंग में, जो आगे जाके जो छोटे छोटे अमीबा में ट्रांसफॉर्म कर गया, उसको तो हम लोग स्यूडोपोडियोस्पोर्स का नाम दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले कोई स्पोर होगा ना, उसके पहले क्या होगा, वो कोई स्पोर होगा। तो स्पोर बनने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन बोलते हैं। क्लियर है? आगे चले, आगे देखिए। ये पेज में आपकी मास्टरी हो चुकी है, चैप्टर 5 में भी मैंने आपको कराया है। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसने नहीं करा हो,
तो मैं आपको दोबारा से रिवाइज कराऊंगी। कहानी तो खैर आप लोग समझने में एक्सपर्ट हैं, तो कहानी ही सुनाऊंगी, आगे मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी। इधर देखिए, यही होता है बेस अच्छा रखने से। बेस जब अच्छा बन जा रहा है ना एक बार, तो कितनी भी स्पीड से टीचर कराए आपको बात समझ आती है। पोटैटो अपना नंबर कैसे बढ़ाते हैं? इनके ऊपर जो आई बर्ड्स फॉर्म Eyes. होते हैं, यस, इसको जब आप सॉइल में लगाते हैं तो इसके थ्रू ये अपने नंबर को बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको वहाँ पे आई बर्ड्स आई नोट्स लिखना होता है, उसके थ्रू ही अपने नंबर को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, जब हम लोगों के घर में जो अदरक यूज होती है, ठीक है, तो ये अपना नंबर कैसे बढ़ाता है? तो ये सब Birds. क्या है यहाँ पे? यस, RHIZOME, राइजोम नहीं लिखिएगा, एक पेज भी कहानी बनाइएगा नंबर नहीं मिलेगा। विद द हेल्प ऑफ राइजोम्स, विद द हेल्प ऑफ राइजोम्स। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में दिखाया भी था और लिखवाया भी है। ठीक है, तो इसके इन छोटे छोटे यूनिट्स को जब आप काट के लगाते हैं अलग से, तो ये अपना नंबर इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो ये क्या है? बल्बिल है। ठीक है, किसका है ये? अगेव का है। ठीक है, और ब्रायोफाइटल के बारे में मैंने आपको बताया था, छोटा छोटा पिट लाइक स्ट्रक्चर है, वहां पे ये क्या फॉर्म होते हैं? ये जो है एक्स्ट्रा लीफी बड फॉर्म होता है और जिसके थ्रू ये अपने नंबर को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो ये लीफ बड्स के थ्रू अपने नंबर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ब्रायोफाइटल, मैम आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आप जा रही आवाज? अब देखिए तो, यस यस मैम। मैम। देखिए जिंजर अपना नंबर कैसे इंक्रीज करेगा? विद द हेल्प ऑफ राइजोम। और ये ऑफसेट में तो पीएचडी कर रखी है आपने। यस, वाटर हियासिंथ, जिसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, वाटर हियासिंथ, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है इकोर्निया क्रेजिपस। Ecornia crassipus. It contains MAUVE mauve colored flowers. Mauve colored flowers का मतलब है लाइट पर्पल। ठीक है, how it increases its number? Water hyacinth by OFFSET, offset formation, it increases its number. ये क्या करता है? ऑफसेट फॉर्मेशन के थ्रू, बाय ऑफसेट फॉर्मेशन it increases its number. These plants are known as terror of Bengal. क्या है ये? इसको उपाधि दे दी गई है, यही बोला ही जाता है इसको, टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि वहां पे फिशरीज पे ज्यादा डिपेंड करते हैं ना, इसकी वजह से इसको टेरर वो सप्लाई करता है ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह पे। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल। अब इधर फटाफट नीचे देखिए, मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। मैंने बहुत सिखाया है आपको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ये वैसे पार्ट्स होते हैं जिसको किसी दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं होती, उसके बिना ही अपने नंबर को इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे ज़ूस्पोर मैंने आपको सिखाया, क्लेमाइडोमोनास में ये सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं। पेनिसिलियम अपना नंबर कोनिडिया के हेल्प से बढ़ाता है, हाइड्रा बर्ड्स के थ्रू, और स्पॉन्ज जो है वो गेम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू अपने नंबर को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, 11th क्लास को वापस यहाँ आपको याद दिला रहा है कि कैसे आपने वहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सीखा था। ठीक है,
While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously. In plants, the term vegetative reproduction is frequently used. प्लांट में हम लोग वेजिटेटिव ज्यादा यूज करते हैं, जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मनी प्लांट है, एक गमले में लगाया आपने, सॉइल में जहां टच होगा वही रूट अराइज कर देगा, चल रहा है चलता जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं उसको? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे रनर है, राइजोम है, अदरक के अंदर सकर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्ब है। एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मॉर्फोलॉजी चैप्टर के पीडीएफ को ध्यान से देखिएगा, सब कुछ मिलेगा आपको वहां, बहुत डिटेलिंग मैंने कराई है इसकी। आर ऑल केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन लिख देती हूँ, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। These are special reproductive, कैसा रिप्रोडक्टिव? asexual structures in plants। किसके अंदर है? प्लांट्स के अंदर ये स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये एक रफ पेज है, इसको मैं हटाती हूँ, अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब आपका सीखा हुआ है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे इवेंट्स आएंगे ना, उसके बाद तो बहुत स्मूथ हो जाएगा। आप बोलेंगे कि बस रहने दीजिए, हम इसमें से सब जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक जो क्रिस्टल क्लियर पॉइंट ये है, दुनिया में कहीं पे कोई भी वेजिटेटिव प्रोपग्यूल होता है, उसको कभी भी किसी भी दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं होती है। डजंट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज asexual. In some organisms, if the body breaks into distinct pieces, उसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एज फॉर एग्जांपल, हाइड्रा में हमने बडिंग भी देखा है, फ्रेगमेंटेशन भी बता रहा है। दिस इज आल्सो अ मोड ऑफ asexual रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। मेरे ख्याल से दुनिया का जो सबसे आसान तरीका है ना रिप्रोडक्शन का, वो फ्रेगमेंटेशन है। उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसके जितने टुकड़े होंगे सब नए ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन है। अब यहाँ पे देखिए, आपको जिक्र कर रहा है ये टेरर ऑफ बंगाल का, किसको बोला जाता है? वाटर हायासिंथ को बोला जाता है। ठीक है, जहां पे भी आप देखेंगे ठहरा हुआ स्टैग्नेंट और स्टैंडिंग वाटर होता है, वही ग्रो करता है। ठीक है, इसकी वजह से फिशेस की डेथ हो जाती है। यही रीजन है कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था, इसको हम लोग इकोलॉजी चैप्टर में भी पढ़ेंगे, चैप्टर 13-14 इकोलॉजी आपकी किताब का। ठीक है, इसको इंडिया में सजावट के लिए, ऑर्नामेंटेशन के लिए लाया गया था, लेकिन क्योंकि ये वेजिटेटिवली अपने आप को प्रोपगेट कर सकता है, इसलिए ये उल्टे खतरा साबित हो गया हम लोगों के लिए। ये बहुत टफ टास्क है कि आप इससे छुटकारा पा लीजिए। ठीक है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द स्टेम्स एंड द रूट्स, यहाँ पे आपको स्पेशल फीचर ऑफ स्टेम सिखाया जा रहा है। स्टेम का स्पेशल फीचर ये होता है कि इसमें आपको नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं। नोड वही हिस्सा और पार्ट होता है जहां से प्लांट के मॉडिफाइड स्टेम्स निकलते हैं। ठीक है, और रूट्स जो है इसके पास नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट नहीं होते। अगर हम ब्रायोफाइलम की बात करते हैं तो ये अपने लीफ मार्जिन से बहुत सारे दूसरे प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। ये सब सबसे ज्यादा हेल्प किसको करते हैं? गार्डनर्स और फार्मर्स को। उनका समय बचाते हैं, उनके पैसे बचाते हैं, उनका एफर्ट बचाते हैं। जिसको इसके नंबर को बढ़ाना है, बैठा बैठा फ्री में बढ़ाते रहे, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है आपका, मैंने दिया नहीं था कभी आज तक, बट ऐसे लिखा जा सकता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, या राइट अ नोट ऑन सम, राइट अ नोट ऑन सम significance of vegetative propagation।
चलिए आगे देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम लोग बात करते हैं, फिर वही चीज लिख रहा है। जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये मोड ज्यादातर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। और जैसे ही कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे हम लोग एल्गी फंजाई वगैरह पढ़ते हैं, और जब इनको आप क्रिटिकल कंडीशन दीजिएगा, दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशंस। मतलब इनको जब ये आभास हो जाता है कि एडवर्स कंडीशंस आने वाले हैं, उसके पहले ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने नंबर को इंक्रीज कर लेते हैं। व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशंस? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि वहां पे एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ते हैं। इनको पता है कि क्या होने वाला है, एडवर्स कंडीशंस आने वाले हैं, तो उसके पहले ही अपने नंबर को इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि एडवर्स कंडीशन में तो कर नहीं सकता, तब तो करेगा नहीं। असेक्सुअल और वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट्स। ये बताने वाली बात तो है नहीं, अगला चैप्टर पूरा इसी का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉपीराइटेड टू हायर प्लांट्स। अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें, अगर हम लोग किसकी बात करें, इन केस ऑफ प्लांट्स, इन केस ऑफ प्लांट्स अगर हम लोग इसकी बात करें तो हायर प्लांट्स के द्वारा, हायर प्लांट्स के द्वारा मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड को फॉलो किया जाता है। बेचारे इतने एडवांस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत एफर्टफुल प्रोसेस है, बहुत सारा एफर्ट लगता है इसमें। ठीक है, और एनिमल्स की जब हम लोग बात करें तो बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोड़ के और कुछ होता ही नहीं है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम लोग आ गए, इसका बहुत सारा हिस्सा और पार्ट ऐसा होगा जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही सारी कहानी बता रखी है और समझा रखी है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साफ साफ बोल रहा है कि यहाँ पे मेल और फीमेल गेमेट्स बनाया जाता है। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट क्या किया जाता है, बनाया जाता है। किस घटना के द्वारा, गेमेटोजेनेसिस के द्वारा। ये दोनों गेमेट फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ये दोनों गेमेट फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। एंड वी नो दैट द प्लॉइडी ऑफ द गेमेट इज हैप्लॉइड, प्लॉइडी ऑफ द फीमेल गेमेट इज आल्सो हैप्लॉइड, सो द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट विल बी डिप्लॉयड एंड 2n। ठीक है, और ये देखा जाए तो काफी इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स स्लो प्रोसेस है। अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसकी तुलना करें, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया, उसको सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसमें ये भी तो लिखेंगे, टाइम बचाता है, कम टाइम में होता है। ठीक है, और ये ज्यादा टाइम लेता है। कह रहा है कि ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल नहीं होते हैं। क्या मतलब है इसका, ये वेरिएशन को लीड करेगा। क्या करेगा, इसका एक शब्द अगर किया जाए तो इसका ये मतलब है कि ये वेरिएशन को लीड करेगा। किसको लीड करेगा, वेरिएशन को लीड करेगा। और डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, फंजाई, सबकी अगर पढ़ाई की जाती है, देखा जाता है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर, सबके बारे में अगर पढ़ाई करी जाती है, फिजियोलॉजी पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, तो पता चलता है कि हम लोगों को वहां पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जिसमें जब वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं सरप्राइजिंगली, ठीक है, तो उसमें वो एडवांस्ड फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, उसके पास अगर एनिमल का ग्रोथ फेज है जुवेनाइल फेज, पहले डे मैंने बताया था, याद आया। अगर प्लांट का है तो वेजिटेटिव फेज। यस मैम। जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज का जैसे अंत होता है तो बोला जाता है मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। फिर से मैं याद दिला दूं आपको, मैंने बोला कि अगर ये डेट ऑफ बर्थ है, समझाने के लिए बता रही हूँ, अगर ये क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, और अगर ये ग्रोथ फेज है, क्या है ये, ग्रोथ फेज है, तो इसके ग्रोथ फेज में जो प्लांट्स में होगा उसको वेजिटेटिव फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
वेजिटेटिव फेज बोलेंगे, कोई दिक्कत। और जो एनिमल्स में होता है उसको हम लोग जुवेनाइल फेज जुवेनाइल। बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुवेनाइल। जुवेनाइल फेज बोलते हैं। कह रहा है एंड ऑफ द वेजिटेटिव फेज और ग्रोथ फेज और जुवेनाइल फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। क्या गलत बोल रहा है? यही तो सिखाया मैंने आपको, बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। तो यही चीज यहाँ पे ये बोल रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको ये पता करने बोल रहा है। मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट, ठीक है। इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड जुवेनाइल और मैच्योर? ठीक है, वहां पे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि ये तो एक बार जहाँ पे फॉलो हो रहा है वहां पे, इसको फिर मैं आगे थोड़ा कंटिन्यू कर देती हूँ। यहाँ के बाद इसने बताया नहीं है। और ये क्या हो गया? जब रिप्रोडक्टिव फेज टर्मिनेट कर जाएगा तो ये वाला क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव फेज। मैंने एक दिन और बताया हुआ है आपको रिप्रोडक्टिव फेज, इसे रफ में लिख रही हूँ। व्हाट इज दिस? जब ये डेथ का इंतजार कर रहा है, ऐसे इंतजार तो कोई नहीं करता। सेनेसेंट फेज। क्या है ये? सेनेसेंट फेज है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे प्लांट्स के बारे में आपको ये बता रहा, 9th में आपने खूब पढ़ा था। प्लांट्स जो एनुअल और बाइएनियल दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, सेनेसेंट फेज वगैरह जो है इनका क्लियर कट पता चल रहा होता है। अब एक 5 स्टार क्वेश्चन जो काफी ज्यादा टाइम पूछा जाता है, मैं नहीं लिख रही, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। बैम्बू स्पीशीज की जब हम लोग बात करें, किसकी बात करें? बैम्बू स्पीशीज की। किसकी बात करें? बैम्बू स्पीशीज की। क्या खासियत है इसकी? अलग से क्यों लिखा जा रहा है इसके बारे में? इसकी ये खासियत है कि 50 से 100 साल में, 50 to 100 ईयर्स के अंदर ये फ्रूटिंग फ्लावरिंग करेगा। क्या करेगा ये? फ्रूटिंग फ्लावरिंग करेगा आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ fruits they die। डेथ हो जाती है फिर उनकी। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको साधारण भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में नील कुरंजी या नीला कुरंजी भी बोलते हैं। नील कुरंजी या नीला कुरंजी भी बोलते हैं। ये 12 साल में एक बार फ्लावर करता है। फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स। फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स। जब हम लोग किसकी बात करते हैं? स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, के छोटा होगा, सेपरेटली अंडरलाइन। क्या बोलते हैं इसको? नीला कुरंजी। फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स। जो खासियत है इसकी, ये फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स, 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। 12 साल में क्या करता है? ये एक बार फ्लावरिंग करता है, ठीक है। आखिरी बार ये सितंबर अक्टूबर 2006 में, ये पुराना डेटा है ये, यानी कि 12/6/18। यस, 2018 में फिर क्या होगा? तो लास्ट ये यहाँ पे सितंबर अक्टूबर 2006 लिख रहा है। मैं तो नहीं लिखूंगी कि आखिरी टाइम 2006 में किया था इसने। 12 साल पे करता है। तो अगर अब नई बुक प्रिंट हुई एनसीईआरटी की, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या बनाएगा कि आखिरी टाइम अगर इसको देखा गया तो 2018 में इसने फ्लावरिंग करी थी। पूरा जो एरिया है ना, पूरा ब्लूइश दिखने लगता है, ठीक है। और ये किसका नेटिव है? केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका नेटिव है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु।
इम्पॉर्टेंट। केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, बहुत अच्छा पार्ट है ये, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं कि आपको कोई बोरिंग सा फील हो रहा होगा, ऐसे भी जीके की बुक्स में ये सब चीजें दी हुई होती है, ठीक है। और न्यू पूरा वाला जो बुक एरिया है ना वो ब्लू स्ट्रेचेस की तरह, ऐसा लगता है ब्लू मैट बिछा है, जिसकी वजह से विजिटर्स वगैरह भी जो है उस प्लेस पे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। आपने कई मूवीज में भी इसका सीन देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में जब ये वहां पे होता है ना, स्पेशली उस लोकेशन पे जाते हैं शूटिंग करने के लिए। कई बार बोलते हैं, कहते हैं भाई 12 साल में एक बार ये मौका आया तो स्पेशली वहां शूटिंग करने जाते हैं स्पेशली, ठीक है। तो काफी मूवीज में आपने देखा होगा इसको, इस वाले पे मतलब इस फ्लावरिंग वाले सीन को आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो खैर कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस साइकिल, पहले मैं थोड़ा सा इधर ऊपर देख लूं कि ये बताना क्या चाहता है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। हाँ, बहुत सारी मूवीज में दिखाया हुआ है। नेम द, हाँ, नेम द फ्लावर, आई वैसे में भी दिखाया है, साउथ वाली जो आई मूवी है उसमें भी दिखाया। नेम द फ्लावर दैट फ्लावर्स वंस इन 12 years। यस, अब इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपके पास आगे देख लेती हूँ मैं क्या है, मैंने तो एक एक लाइन इसकी क्रिस्टल क्लियर करा दी है, ठीक है। अब जब हम लोग देखते हैं तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म इस पूरी धरती पे पाए जाते हैं, एक जो एग ले करते हैं और दूसरे जो क्या होते हैं, यंग वंस को बर्थ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स को भी अगर आप अलग करें, कैसे डिवाइड किया गया है ऐसे देखिए। आपसे पूछा जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन ईस्ट्रस साइकिल, व्हाइट में व्हाइट चला रही हूँ इसलिए नहीं चल रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन, ये कट ही गया, ये ईस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले मैं क्वेश्चन दे देती हूँ फिर कराऊंगी। छठा क्वेश्चन लिखिए। डिफरेंशिएट between estrus cycle and menstrual cycle। इधर देखिए, ये क्वेश्चन आंसर का पेज है, ये तो फिर आप ही को करना है, ये मैं हटा देती हूँ। सब पढ़ा हुआ इसमें, एक एक जो स्पेशल है वो मैं बता के छुट्टी करूंगी। चलिए ये सब तो रहने देते हैं, एक एक आधा वर्ड आएंगे जो उसमें आपको दिक्कत होगी, बाकी तो सब मैंने आपको इवेंट्स के बाद तो समझा ही रखा है। देखिए, हाँ एक पेज था मेरे पास, इसी में कर देती हूँ। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं OESTRUS estrus साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। कौन सा? ठीक है, वेरी गुड। देखिए, सबसे पहली चीज, estrus cycle, it occurs in, मैं तुरंत समझा रही हूँ, it occurs in non primates, उल्टा कर दीजिए इसका, it occurs in primates। इसमें क्या होता है, अगला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा, estrus साइकिल में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स
शो बिहेवियरल चेंजेस। मैं समझा रही हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मैडम लिख के आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल इन्वॉल्व्स सेक्रेटरी फेजेस। बनाने वाले 10 डिफरेंस बनाते हैं इसमें, एक और कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि हम लोग कैसे याद रखें कि कौन सा प्राइमेट्स है कौन सा नॉन प्राइमेट्स है। ठीक है, नॉन प्राइमेट्स देखिए बहुत आसान है, जैसे काऊ है, शीप है, रैट है, डियर है, डॉग है, टाइगर है, मतलब मैमल तो है। क्या है ये? मैमल है। लेकिन कभी इन एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने नहीं सुना होगा, उनको उठा के हम लोग नॉन प्राइमेट्स में डाल देते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें, अब आप सोचेंगे है क्या, पहला क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में राइज होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस साइकिल। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे रेनी सीजन आता है, पीकॉक को डांस करते हुए देखा होगा आपने। ठीक है, मतलब क्लाउड वगैरह, बादल बादल देखा, डांस करना स्टार्ट कर दिया। और ज्यादा रेनी सीजन आया तो फ्रॉग्स को देखा होगा अपने वोकल कॉर्ड से बहुत ज्यादा शोर कर रहे होते हैं, टर 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 शोर कर रहे होते हैं मेट्स को अट्रैक्ट करने। उनके बॉडी में कुछ बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। नॉर्मल अभी कहाँ हमें किसी फ्रॉग के टर टर करने की आवाज सुनाई देती है क्या? गर्मियों में नहीं देती। तो मोस्टली उनके ब्रीडिंग सीजन में ये सारी चीजें दिखती है। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाने वाले इस पे 10 डिफरेंस बनाते हैं। इस स्ट्रेस साइकिल का मेन मोटिव क्या है? मेट्स को अट्रैक्ट करना। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऐसा कोई मोटिव नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में बॉडी टेम्परेचर थोड़ा राइज होता है, स्ट्रेस साइकिल में ऐसा कुछ नहीं होता है। स्ट्रेस साइकिल टिल डेथ चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा कुछ नहीं है। पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम लोग मेनार्क बोलते हैं, आखिरी वाले को मेनोपॉज बोलते हैं। फिर से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैं पढ़ाऊंगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो 2 डिफरेंसेस है यहाँ पे वही आपको लिख लेना। एग्जाम्पल में आपको पता ही, अगर स्ट्रेस साइकिल की बात करें हम लोग, तो एग्जाम्पल में आपको जो भी लिखना है, टाइगर लिखना है, काऊ, शिप, जो भी लिखना है, यहाँ पे एग्जाम्पल में ह्यूमंस लिख के मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अच्छा लिख रहे हैं। हाँ हाँ, इस चैप्टर के बाद होगा ही। मैम ये हटाई, लिख रहे हैं। मैम 1 मिनट मैम, देखिए लिख रहे हैं। किसी को ये आगे बढ़ा रहा है। मेनी अदर मैमल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, उनका रिप्रोडक्टिव फेज जो है उस टाइम में वो एक्टिव होते हैं, उनको कंटिन्यूअस ब्रीडर्स बोलते हैं, जो हमेशा रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। ठीक, हम लोग यहाँ पे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। याद आया? याद आया? हम लोग यहाँ पे किसकी बात करते हैं? इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस। इसके 3 फेजेस हैं। इसके क्या है? 3 फेजेस हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, यस, फर्टिलाइजेशन, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एस और जेड दोनों सही होता है, पता है ना आपको। प्री फर्टिलाइजेशन ये भी लिख ही देती हूँ, लिखा हुआ इसलिए मन नहीं कर रहा लिखने का, बट मैं बता देती हूँ, आपने लिखा हुआ है। प्री का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन के पहले का, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूज होना, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन फ्यूजन के बाद का। तो यही बीच में यहाँ पे ये समराइज कर रहा है। ठीक है, ये कैसे, किस बेसिस पे इनको किया गया है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करेक्ट, इसकी पहचान है कि वहां पे फ्यूजन ऑफ गेमेट्स होना चाहिए और जाइगोट फॉर्मेशन होना चाहिए, एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज फॉलोड बाय एम्ब्रियोजेनेसिस। इसको कौन फॉलो करता है? एम्ब्रियोजेनेसिस को फॉलो करने का काम करता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट किसके लिए कॉपीराइटेड है? गैमेटोजेनेसिस के लिए, एंड गैमेट ट्रांसफर, एंड
गैमेट ट्रांसफर। जब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करते हैं तो गैमेटोजेनेसिस पे बात आती है। अब यहाँ पे एक और चीज है, ठीक है, क्या है वो मैं बताती हूँ। आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन आइसोगेमेट्स एंड अनआइसोगेमेट्स। अनआइसोगेमेट्स, आइसोगेमेट्स का दूसरा नाम है होमोगेमेट्स। होमो मतलब क्या होता है? होमो मतलब क्या होता है? सेम सेम। होमो मतलब सिमिलर। अनआइसो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। डिफरेंट मतलब होता है ना, मैंने वही लिख दिया यहाँ। हेट्रोगेमेट्स और हेट्रोगेमेट्स, राइट। बहुत आसान है, बहुत इजी है, मैंने पहले ही बोला था आपको, बस कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी बची हुई। यहाँ पे मेल गैमेट जैसा ही फीमेल गैमेट दिखता है, आप वहां पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा मेल गैमेट है कौन सा फीमेल गैमेट है। यहाँ पे मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट जैसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है, ठीक है। क्या है ये? व्हाट इज दिस? बताइए तो, क्या है ये? आइसोगेमेट्स है, पता ही नहीं चल रहा मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? अनआइसोगेमेट्स है। ये क्या है भाई? ह्यूमन का ओवम और स्पर्म अलग अलग दिख रहा है, क्या है? व्हाट इज दिस? अनआइसोगेमेट्स, ठीक है। कोई दिक्कत इस पेज में? आगे चले। अब यहाँ पे अगर आप करना चाहें इसको उठा के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ह्यूमन का और हेट्रोगेमेट्स ऑफ फ्यूकस, एग्जाम्पल बन जाएगा इसका। एग्जाम्पल में यहाँ पे हो जाएगा गेमेट्स ऑफ फ्यूकस। क्या है? फ्यूकस एक एल्गी है एंड गेमेट्स ऑफ ह्यूमन, गेमेट्स ऑफ ह्यूमन। यहाँ पे क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में? गेमेट्स ऑफ, यही अगले पेज पे एक्सप्लेनेशन है, मैं दिखा देती हूँ आपको। क्लेडोफोरा, आगे चले। यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इधर देखिए, जब गेमेट्स इतने सिमिलर होते हैं कि हम उनमें ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, वैसे गेमेट्स को हम लोग आइसोगेमेट्स या होमोगेमेट्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, वहां मैंने शॉर्टकट में बताया है सिंबलाइज करके, यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। दूसरा उल्टा पार्ट इसका, जबकि कुछ मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जहां पे मॉर्फोलॉजिकली दो अलग अलग तरह के गेमेट बनते हैं, जिनको देख के खुली आंखों से हम बता सकते हैं। खुली आंखों से का मतलब माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। देख के हम साफ साफ यहाँ पे बता सकते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल गेमेट कौन सा है, उनको हम हेट्रोगेमेट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और बहुत आसान सा इजीएस्ट टॉपिक है, दैट इज सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। क्या है ये? सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। क्या है यहाँ पे? सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। ये भी बहुत छोटी क्लासेस से बच्चे सीखते आते हैं, ठीक है। दो ही तरह के पूरी दुनिया में क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल होंगे। कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल होंगे। और एक कैसे होंगे? बाइसेक्सुअल होंगे। प्लांट वाला मैंने आपको सिखा रखा है, याद कीजिए। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को स्टेमिनेट बोलते हैं, जो कि सिर्फ स्टेमिन कैरी करेगा, और जो सिर्फ पिस्टिल कैरी करेगा उसको पिस्टिलेट बोलते हैं। याद कीजिए, बताया मैंने? हाँ, ये नहीं बता रही मैं फिर से, ठीक है। आगे इसी के लिए यहाँ पे टर्म दे रहा है, लेकिन
अब यहाँ पे एक छोटी सी समझने वाली बात ये है कि फंजाई के अंदर, किसके अंदर, फंजाई के अंदर मोनोशियस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोथैलिक बोलते हैं, और बाइसेक्सुअल कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोथैलिक और डायशियस बोलते हैं। ठीक है, तो किसकी बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, बात करते हैं इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो स्टेमिनेट डिस्टिलेट मैंने आपको बता रखा है, इसलिए मैं नहीं लिख रही, यूनिसेक्सुअल कंडीशन और बाइसेक्सुअल कंडीशन। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल कंडीशन को यहाँ पे डिनोट करने के लिए टर्म आता है होमोथैलिक। क्या टर्म आता है, होमोथैलिक एंड मोनोशियस। इसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या आता है, होमोथैलिक का उल्टा हेटेरोथैलिक एंड डायोशियस। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है, बहुत आसान है ये। ठीक है, एक आप लोग के पास ना एक पीडीएफ जाएगा, इस चैप्टर का नोट्स गया है क्या अभी तक, जाएगा आपके पास, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का, उसमें नोट्स भी है, क्वेश्चन आंसर भी है। हाँ लिख लीजिए, ध्यान दीजिए, उसमें एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। एक क्वेश्चन क्या है उसमें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं। पपाया या पपीते के कुछ ही ऐसे पेड़ होते हैं जिसके ऊपर आपने फ्लावर्स और फ्रूट्स लगे देखे होते हैं, कुछ प्लांट्स पर नहीं होते हैं। भाई यूनिसेक्सुअल, मेल प्लांट पे थोड़ी लगा होगा, बात समझ आ रही है। क्वेश्चन कैसे पूछा उसने, क्वेश्चन उसने पूछा कि पपाया के कुछ प्लांट्स पे आपको फ्रूट्स और फ्लावर्स लगे दिखते हैं, कुछ पे कभी नहीं दिखते। तो जो मेल प्लांट है उस पे थोड़ी दिखेगा कभी फ्रूट और फ्लावर लगा हुआ, नहीं, कहाँ दिखेगा आपको, फीमेल प्लांट, मतलब फ्लावर तो दिखेगा, फ्रूट आपको कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वो कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। ये कहानी मैंने क्यों बताई, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आगे जब आप देखना स्टार्ट करेंगे, डायोशियस प्लांट्स आर पपाया एंड डेट पाम। ठीक है, ये कैसे है, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल और डायोशियस प्लांट्स हैं जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं, और जो फीमेल फ्लावर होगी वही आगे जाके फ्रूट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वही चीज यहाँ पे रिपीट कर रहा है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल जिसके पास बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और अर्थवॉर्म वगैरह कैसे हैं, अर्थवॉर्म है, कॉकरोच है, वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। क्या होते हैं, यस, हर्माफ्रोडाइट, HERMAPHRODITE। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कंटेन्स बोथ, यस, मेल एंड फीमेल reproductive parts। एग्जाम्पल है इसका कॉकरोच एंड अर्थवॉर्म। सेल डिवीजन पे आइए, देखिए सेल डिवीजन से बच्चा फेमिलियर है। ठीक है, जो गेमेट्स कैसे होते हैं, हेट्रोगेमेटिक होते हैं, मतलब कि मेल अलग और फीमेल अलग टाइप के दिखते हैं, कैसा भी हो, बट दुनिया में हर जगह गेमेट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं मोनेरा है, फंजाई है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, इनके पास प्लांट बॉडी बेचारा ही कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, जबकि जो इसके आगे वाली कैटेगरी है टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स है, इसके पास बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। ठीक है, और डिप्लॉयड होगा तो मेयोसिस क्या करेगा, वहां पे गेमेट बनाने का काम करेगा, जिसके ऊपर मैंने बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन आपको दी थी। मेयोसिस इज रेफर्ड इक्विवेलेंट टू gametogenesis because meiosis is the only
the mode of division in advanced animals and plants which is responsible for gametogenesis. आगे चलते हैं यहाँ पे diversity of sexuality in organisms, ठीक है, bisexual animal, और जैसे यहाँ पे आपको अर्थवॉर्म बताया हुआ है, टेस्टिस भी बता रहा है, इसके अंदर ओवरी भी बता रहा है, टेस्टिस भी बता रहा है और ओवरी भी बता रहा है, ये बाइसेक्सुअल हो गया, बाइसेक्सुअल का सिंबल है, ठीक है। अब अर्थवॉर्म है, ये तो खैर ये वाला है, इसी का पार्ट आपको यहाँ पे बता रहा है कैसा है, ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है। अब इसके बाद बी में यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच के बारे में आपको ये बात बता रहा है। मोनोशियस प्लांट की जब हम लोग बात करते हैं, मोनोशियस प्लांट यहाँ पे क्या हो गया, कारा है, डायशियस प्लांट यहाँ पे मर्केंशिया है, डायशियस प्लांट क्या है, मर्केंशिया है, ठीक है। यहाँ पे एक जल्दबाजी में लिखने में कहाँ गया बीच वाला पेज इसका, ये रहा, यहाँ पे मेल और फीमेल कॉकरोच का हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं ना, तो ये क्या हो गया, कॉकरोच जो है ये यूनिसेक्सुअल है, क्या है ये, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। ये हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं आगे जाके, मॉर्फोलॉजी यही आपको यहाँ पे इस डायग्राम में दिखा रहा है। आगे चलते हैं, ये कोई भी बच्चा अपने आप कर सकता है, n to n का नंबर दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, n to n का नंबर दिया है। अगर यहाँ पे ये n है 23 है, तो 23 दूना 46, 12 दूना 24, 21 दूना 42, इसको पूरा भर लीजिएगा इस टेबल पे। ये टेबल आपको किस चीज के रिगार्डिंग बताया हुआ है, फ्लोइडी के रिगार्डिंग बताया हुआ है, ठीक है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ऐसा सेल जिसको मियोसिस करना है, ऐसा सेल जिसको मियोसिस करना, MEIOCYTES, व्हाट आर मियोसाइट्स, द cell which undergo meiosis। कोई दिक्कत, जिस सेल के अंदर मियोसिस होना है उसको हम लोग मियोसाइट्स कहते हैं, और इसी से गेमेट फॉर्मेशन होता है। अगला है गेमेट ट्रांसफर, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू फिजिकली मेल गेमेट को उठा के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचाया जाता है। कुछ ऐसे सिंपल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जहां पे जो गेमेट्स का ट्रांसफर होता है वो एक मीडियम पानी के द्वारा होता है, पानी नेसेसरी होता है उनके गेमेट के ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गेमेट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, द नंबर ऑफ मेल गेमेट्स प्रोड्यूस्ड इज सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गेमेट्स। यानी जिसमें दूर तक चल के जाना होता है, उस बेचारे को फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, अपने गेमेट के नंबर को इंक्रीज करना होता है, ठीक है। What do you understand by the term pollination? Transfer of male gametes, नहीं वो तो insemination है। The process of transfer of pollen grains to the stigma from the anther is known as pollination। तो जब यहाँ पे इस एंथर से पॉलिन ग्रेन निकला, क्या निकला, पॉलिन ग्रेन निकला, ठीक है, जल्दी जल्दी बना रही हूँ। और यहाँ पे क्या हुआ, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, यही मैंने बोला, रटना नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है, 10वीं में खूब पढ़ा है आपने। द प्रोसेस ऑफ फेनोमेना ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। कोई दिक्कत, क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनेशन बोलते हैं। प्लांट्स की यहाँ पे बात करी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एंथर से स्टिग्मा तक चल के जाना है, चाहे वो जैसे जिस तरीके से चल के जाए। और पॉलिनेशन का मतलब ही है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। पॉलिन ग्रेन्स जो है यही स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा और आगे जाके क्या करता है, यहाँ पे यही जो पॉलिन ग्रेन यहाँ पे लैंड किया है, यही आगे जाके इसके अंदर पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देता है। याद आया सबको, क्या करता है ये, इट फॉर्म्स पॉलिन ट्यूब। क्या करता है ये, पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और आगे जाके लेके जाएगा एग तक। डायशियस एनिमल्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल जो है डिफरेंट इंडिविजुअल में बनते हैं, ठीक है, तो गेमेट ट्रांसफर एक जरूरी फेनोमेना हो जाता है और सक्सेसफुल ट्रांसफर होना भी इनका बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद दूसरा फेज कौन सा आता है, फर्टिलाइजेशन का आता है। किसका आता है, फर्टिलाइजेशन का आता है।
बट फ्यूजन के लिए एक दूसरा शब्द है जिसको हम लोग सिनगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यहाँ पे एक टर्म है पार्थेनोजेनेसिस। क्या है? पार्थेनोजेनेसिस। जब कोई ऑर्गेनिज्म बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है उसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। मेल हनी बी का बनना 11th में खूब अच्छे से मैंने समझाया था, याद नहीं है तो फिर से आपको जेनेटिक्स चैप्टर में कराऊंगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। अब एक और बच्चों वाला टॉपिक है यहाँ पे, अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है उसका बहुत सारा डिसएडवांटेज है। बाहर अगर वहां पे क्या किया गया है, गेमेट्स को रिलीज किया गया है, तो कोई दूसरा प्रीडेटर आके उसको खा के चट करके निकल सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यही है, वहां पे एक्सटर्नल लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है, यानी कि फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। यहाँ पे सिनगैमी अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ये एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की हम लोग बात करते हैं। ये सब रिवाइज करा रही हूँ, सिखाया हुआ है आपको। ये सब क्या है आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। ठीक है, फिर क्या हुआ? जाइगोट बना। जाइगोट के बारे में बहुत यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है आपको। किसी का भी जाइगोट बने उसको आगे जाके बेचारे को क्या करना है, उसका अपना एक लाइफ साइकिल चलता है जिसके थ्रू क्या करता है, वो एम्ब्रियो बनाने का काम करता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। उसके बाद उसको सेल डिफरेंशिएशन करना होता है ताकि ये पता चले कि किसको वहां पे हार्ट बनना है, लीवर बनना है, किडनी बनना है, प्लांट है तो किसको रूट बनना है, स्टेम बनना है, लीफ बनना है। आखिरी पेज। एक और तरीका है ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने का। अगर वो अंडे देने वाले हैं तो उनको ओविपेरस बोलते हैं, अगर वो यंग वंस को बर्थ करते हैं तो उनको विविपेरस बोलते हैं। 9th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, और जो एग होता है उसके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, जिसके लिए यहाँ पे कैलकेरियस शेल लिखा है। क्या लिखा है? कैलकेरियस शेल लिखा है, यानी कि वो किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का। वाई? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन। क्यों बना है? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, अब यहाँ इस पैरा में क्या है, इधर से सीखिए, इधर देखिए, लास्ट पैरा, इधर देखिए। मान लीजिए कि ये क्या है? स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है एंड ओव्यूल है। याद आया सबको? ठीक है, अब ये जो ओव्यूल है, क्या है ये? ओव्यूल है। इसी को आगे जाके सीड बनाना है। क्या बनाना है? सीड बनाना है। ये जो ओवरी वॉल है, क्या है ये? ओवरी वॉल है। इसी को आगे जाके पेरिकार्प बनाना है। क्या बनाना है? पेरिकार्प बनाना है। तो सीड प्लस पेरिकार्प बराबर फ्रूट। आसान हो गया? सीड प्लस पेरिकार्प बराबर फ्रूट। सो यहां से हम लोग डेफिनेशन निकालते हैं, राइपेंड ओवरी, राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। बस चैप्टर खत्म। राइपेंड ओवरी को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रूट बोलते हैं। राइपेंड ओवरी को क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन लिखिए। ये अपने आप क्यों कलर बदल रहा है? 7th क्वेश्चन लिखिए। क्या दिक्कत है इसका? Differentiate between oviparous
एंड विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। जो एग लेइंग करते हैं उनको ओविपेरस बोलते हैं, जो यंग वंस को बर्थ करते हैं उनको हम लोग विविपेरस बोलते हैं। 9th क्लास का क्वेश्चन है। डिफाइन पार्थेनोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? 9th क्वेश्चन। What is pollination? What is pollination? Transfer of pollen grains from anther to the stigma is known as pollination. 10th question लिखिए। What do you understand by syngamy? कुछ नहीं है। फ्यूजन के घटना को ही सिंगैमी दूसरी भाषा में बोला जाता है। What do you understand by? अभी छुटकारा नहीं हुआ इस चैप्टर से, पूरी किताब में जगह जगह पे आएगा, मैंने पहले ही बता रखा है आपको, ठीक है? पूरी एनसीईआरटी किताब में हर चैप्टर में इसका कुछ ना कुछ आएगा। हाँ, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है ये। मैम एक बार 1 to 5 क्वेश्चन लाइए ना। हो गया मैम। चलिए नोट हो गया होगा मैम, सबका आपके मैम पास? वो एक पेज ला दीजिए ना, मेंस्ट्रुएशन कौन सा? साइकिल के बारे में जो लिखवा रही थी। यस मैम मैं। चलिए आप लोग लिखते रहिए, मैं लीव करती हूँ अब। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आज बहुत ज्यादा बोल लिया मैंने, अब आप लोग लिखिए।